अब जो रिएक्शन हमको पढ़नी है वो है E2 रिएक्शन। क्या होती है E2 रिएक्शन, पहचाननी कैसे है वो बात करते हैं। पहले तो क्या है, कार्बन चेन होगी और कार्बन पर लगा हुआ होगा लीविंग ग्रुप। और ये लीविंग ग्रुप कैसा होगा, जैसे E1 में गुड लीविंग ग्रुप था, यहाँ पर भी ये गुड लीविंग ग्रुप ही होगा। और यहाँ पर बीटा पोजीशन पर क्या होगी, एक हाइड्रोजन लगी हुई होगी, साथ में लेंगे एक बेस। और बेस कैसा लेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। हमने E1 एलिमिनेशन में एक वीक बेस लिया था, लेकिन E2 एलिमिनेशन केस में एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस का जो काम होगा वो ये होगा, फर्स्ट स्टेप में ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, बीटा हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट इधर कराना है और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। एक ही स्टेप में जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगी और एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। डेफिनेशन वही है एलिमिनेशन की, कि लीविंग ग्रुप को एलिमिनेट कराना है बीटा हाइड्रोजन की मदद से। बस यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और कोई भी कार्बोकैटायन या कोई भी दूसरा इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। ये कैसे जाएगी, सिंगल स्टेप में ही मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। मैकेनिज्म को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लीविंग ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस इस पर अटैक करेगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उसको कैसे दिखाएंगे हम, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हट चुका है, मतलब हट रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, और कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड भी हटेगा। तो हमने इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाया है। और यही क्या है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद प्रोडक्ट में एल्कीन जो है प्रोडक्ट में मिल जाएगी। तो ये कुछ है मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का। और जो सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म जाते हैं, मैंने पहले भी बात बताई थी, जो सिंगल स्टेप में जाएगा उसको बोलते हैं हम कंसर्टेड मैकेनिज्म। यहाँ पर कोई भी किसी टाइप का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि SN2 के केस में होता वैसे ही सिंगल स्टेप में ये भी चली जाएगी। E2 एलिमिनेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है उसका वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, जो लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है ये होने चाहिए एंटी पेरीप्लेनर, एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर। अब एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या है ये समझते हैं। हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप ये होने चाहिए सेम प्लेन में, और ये होने चाहिए एक दूसरे के एंटी। एंटी से मतलब है, अगर ये लीविंग ग्रुप ऐसे दिखाऊंगा मैं लीविंग ग्रुप, तो हाइड्रोजन इसके एंटी रहेगा। अगर हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया तो इसको हम बोलेंगे सिन पेरीप्लेनर, लेकिन हाइड्रोजन को ऑपोजिट रखना है। बेस क्या करेगा, देखो यहाँ पर लीविंग ग्रुप का क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। बेस यहाँ पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इसके एंटी बॉन्डिंग में और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जैसे SN2 के केस में होता है, वहाँ शायद रह गया था बताना कि कार्बन और आयोडीन है और यहाँ पर होता है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और यहाँ से I- बाहर चला जाएगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और आयोडीन बाहर चला जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर हो रहा है, बेस इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल जो है इस हाइड्रोजन के पैरेलल में रहना चाहिए। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन ऑपोजिट रहना चाहिए, ऐसे समझ लो। बेस आएगा, इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हुआ, लिविंग ग्रुप बाहर, फॉर्मेशन हो गई हमारे पास एल्कीन की। तो ये हमको स्टीरियो ध्यान रखनी पड़ेगी कि एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। अब ये हम जैसे क्वेश्चन में आएगा, वहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। वहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर लगा देगा वो Cl और यहाँ पर लगा देगा हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देगा मिथाइल और हाइड्रोजन इधर। फिर जो है सामने देखा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस देगा वो NaOT, Na पॉजिटिव OET माइनस, और साथ में देगा ETOH। ऐसे जो है रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। अब कौन से वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इस वाले को पकड़ेगा या फिर इस वाले को पकड़ेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। जो हमने ये बात करी, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो ये अगर वेज पोजीशन पर है तो हाइड्रोजन जो है डैश पोजीशन पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है, वेज पोजीशन पर है। तो बेस जो है इस वाले हाइड्रोजन को नहीं पकड़ेगा, वो इधर आएगा और इधर, और यहाँ पर जो है एल्कीन बन जाएगी।
तो यहाँ एल्कीन और मिथाइल हमारा डैश पर रहेगा, उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो E2 रिएक्शन बहुत ही ईजी है, बस हमको ऑपोजिट स्टीरियो ढूंढनी है, सीधा बेस का अटैक कराना है, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देना है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब जो देखना है वो सेटजेफ एल्कीन है। E2 एलिमिनेशन के केस में क्या होता है, सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है। E1 में भी क्या होता है, सेटजेफ बन रही थी, और E2 में भी क्या है, सेटजेफ ही बनेगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन की स्टीरियो आपको देगा ही नहीं, छुपा कर देगा, सामने दे देगा NaOET, या तो सिर्फ ऐसे देगा या फिर साथ में ETOH भी डाल देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस वो दे रहा है। अब हाइड्रोजन क्या होगा, अगर एक ग्रुप वेज पर है तो दूसरी हाइड्रोजन कैसे रहेगी, डैश पर रहेगी। यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो डैश पर ही रहेगी। बेस जो है दोनों हाइड्रोजन को निकाल सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, E2 करा सकता है, और यहाँ पर भी अटैक करके E2 करा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप है इनकी स्टीरियो ऑपोजिट है, एक वेज पर है और एक डैश है, यानी E2 एलिमिनेशन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल फॉलो हो रही है। अब कौन से वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे, अगर हमने इसको निकाला तो क्या एल्कीन बनेगी वो देखना। यहाँ एल्कीन और ये मिथाइल, अब इसकी स्टीरियो हट जाएगी क्योंकि जो है कार्बन ये प्लेनर हो चुका है, तो मिथाइल और कार्बन ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ वाला मिथाइल ऐसे ही रहेगा। एक तो ये एल्कीन बनेगी, और जो दूसरी एल्कीन बनेगी, अगर ये वाला हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पर मिथाइल और ये वाला मिथाइल ऐसे ही, तो कौन सी मेजर बनेगी, ये तो दोनों सेम हो गई, तो यहाँ से मिथाइल हटाकर यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। अब कौन सी मेजर वाली होगी इसमें से, ये एल्कीन कैसी है, ये एल्कीन कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर लगा हुआ है मिथाइल, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह पर हाइड्रोजन है। और मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन कैसी होती है, सेटजेफ एल्कीन। ये कैसी रहेगी, हॉफमैन एल्कीन। तो सेटजेफ एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर E2 में सेटजेफ एल्कीन ही रहेगी, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में कैसी रिएक्शन होगी, कैसी एल्कीन बनेगी, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है सामने Br और एक HB गिवन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अबव द प्लेन, तो कौन सी एल्कीन बनेगी। जल्दबाजी में कोई ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाला और बोला था कि मेजर प्रोडक्ट बनेगी सेटजेफ एल्कीन, और अगर ये प्रोडक्ट बना दिया तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टीरियो चेक करनी है। हाइड्रोजन और Br जो है सेम स्टीरियो पर है, दोनों ही वेज पर हैं, तो ये हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं। अब चाहे हॉफमैन बने चाहे सेटजेफ बने, पहला जो काम है वो है एंटी वाले हाइड्रोजन को निकालना, ये इधर और Br माइनस बाहर, यानी एल्कीन क्या बनेगी, इस पोजीशन पर एल्कीन बनेगी और मिथाइल यहीं पर रहेगा, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहला जो चेक करना है वो देखना है अरेंजमेंट, कि लिविंग ग्रुप का और हाइड्रोजन की स्टीरियो में कैसा अरेंजमेंट गिवन है। अगर वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं तब ही E2 एलिमिनेशन करानी है, उसके बाद चेक करना है कि सेटजेफ बनना पॉसिबल है या फिर हॉफमैन की पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन जो लिखा है ड्यूटीरियम, और जैसे हाइड्रोजन होता है 1H, वैसे ही सेकंड H को बोलते हैं ड्यूटीरियम और 3H को बोलते हैं ट्रिटियम, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप ही हैं। ये तो बहुत बेसिक बात है। तो जैसे हाइड्रोजन है सेम वैसे ही ये भी बिहेव करेगा। और यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है, तो कौन सा निकलेगा पहले, ये ड्यूटीरियम जो है इसके ऑपोजिट स्टीरियो में है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है सेम स्टीरियो में है, तो यानी ये हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ड्यूटेरियम जो ऑपोजिट साइड पे है ये निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर कर देंगे, यानी एल्कीन जो है इस पोजीशन पर बन जाएगी, यहाँ मिथाइल और ये भी मिथाइल, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, सामने है फिर से स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वाला। अब देखो ड्यूटीरियम भी निकल सकता है, बेस अटैक करेगा दोनों अपोजिट साइड में, ये भी निकल सकता है, और यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ के ये एलिमिनेट करा सकता है। तो जब ड्यूटीरियम भी निकल सकता है, हाइड्रोजन भी निकल सकता है, एल्कीन दोनों सेम ही बनेगी, तो क्या होगा, ऐसे केस में हाइड्रोजन पर अटैक प्रेफर करेगा ये बेस, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, एल्कीन बनेगी इधर, और यहाँ पर ड्यूटीरियम ऐसे ही रह जाएगा। ऊपर वाला केस जो था उसमें इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन निकल नहीं पा रहा था, इसलिए अटैक ड्यूटेरियम पर हो रहा था। अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों ही निकलने की पॉसिबिलिटी हो तो हाइड्रोजन को निकालना है, ड्यूटेरियम को नहीं निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है
स्ट्रॉन्ग बेस फिर से गिवन है और Br लिविंग ग्रुप है, तो ये वाली हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है, ये वाली हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है। तो कौन सी हाइड्रोजन को बेस रिमूव करेगा, दोनों को रिमूव करके हम प्रोडक्ट बनाकर देख लेंगे। इसको नाम देंगे HA, इसको नाम देंगे HB। अगर HA वाली हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एल्कीन बनेगी ये वाली, और अगर HB वाले को रिमूव किया तो एल्कीन कैसी रहेगी, ये ऐसे ही एल्कीन बनेगी ये। अब इसमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ये नाम देंगे इसको A, इसको B। तो ये क्या है, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, यानी यहाँ पर तो एल्कीन आएगी नहीं। ये हमने कहाँ पर लिया था, ब्रेड्स रूल में। ब्रेड्स रूल में हमने अच्छे से देखा था कि ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं होगी, इसलिए ये तो बनेगी नहीं, ये बन जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। तो ब्रेड्स रूल का भी हमेशा ध्यान रख के चलना है। ऐसे ब्रिज हेड वाले कंपाउंड में सबसे पहले ब्रेड्स रूल को ही देखना है। नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स ऑफ E2 एलिमिनेशन। तो क्या हो रहा था, पहले रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट जो है बेस के साथ रिएक्ट करके पहले क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे SN2 में था वैसा ही सेम रिएक्शन हो रही थी, तो डायग्राम भी जो है वैसा ही बनेगा। यहाँ पर आ गई है एनर्जी y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज करेगी कब तक, जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन जाती, ये है ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद डिक्रीज करेगी और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इससे ही समझ आ रहा है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, इसलिए एक ही जो है ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अगर इंटरमीडिएट बनता है तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट में मैकेनिज्म, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम शो कर देते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। पहला है दिस इज अ सिंगल स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये तो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है, सिंगल स्टेप में कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। दूसरा है इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे सेकेंड ऑर्डर SN2 था वैसे ये भी सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगी। रेट लॉ क्या बनेगा इसका, रेट कॉन्स्टेंट इंटू जो कंसंट्रेशन है किसकी, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, और बेस की कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट ही यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट किसका होगा। फिफ्थ है E2 फॉलोज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मतलब सिंगल स्टेप में ही जो है बिना किसी इंटरमीडिएट के जहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो मैकेनिज्म फॉलो करता हुआ चला जाएगा। सिक्स्थ है द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटोन H और लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लेनर। ये तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। अगर आयोडीन होगा, जैसे हम Cl और Br यूज़ कर रहे थे, अगर आयोडीन होगा तो रिएक्शन सबसे फास्टर होगी, अगर Br होगा उससे स्लोअर होगी, फिर RCl और सबसे स्लोअर RF यानी फ्लोरीन के लिए सबसे स्लो रहेगी E2 एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एल्कीन पढ़ेंगे E2 रिएक्शन में। सेडजेफ एल्कीन हमने देख लिया कैसे फॉर्म होती है। E2 में हॉफमैन एल्कीन का फॉर्मेशन भी होता है, यानी हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है। कौन सी रिएक्शन होगा, पहला कहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर जो बेस होगा या तो बेस या तो सबस्ट्रेट तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होगा। बेस कैसा होगा, बल्कि बेस। यहाँ पर है Br, ये क्या है CH3, और ये कार्बन की चेन लगी हुई है। बेस लेते हैं OTBU के, ये ऑक्सीजन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ऑक्सीजन पर माइनस और K पॉजिटिव हो गया इसका काउंटर आयन। अब ये होता है स्टेरिकली हिंड्रेड बेस, ये यहाँ पर जाएगा तो इसको जो है स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करता है, टर्मिनल वाले कार्बन को ही चूज़ करेगा। यहाँ पर CH2H ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इधर Br बाहर, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा टर्मिनल वाली। ये कैसी हो जाएगी, हॉफमैन एल्कीन, जो हमने बात करी थी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये TBUOK, ऐसे भी जो है इस बेस को लिख के दे सकता है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में इसको लिख कर दे देगा, तो याद रखना ये बल्कि बेस है। दूसरा है अगर सबस्ट्रेट में लगा हो, यहाँ पर है CH3, ये इधर, और यहाँ पर N CH3 CH3 CH3
और यहाँ पर पॉजिटिव। जब नाइट्रोजन के साथ चारों वैलेंसी पर एल्काइल चेन या कार्बन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये भी जो है हॉफमैन एल्कीन बनाएगा। अब चाहे कोई सा भी बेस आ जाए, NaOET, यहाँ पर CH2 और H, ये जो है लेस हिंड्रेड वाले कार्बन से ही बेस निकालेगा, ये चला जाएगा बाहर। तो इस केस में भी जो है हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो ध्यान रखना, जहाँ पर स्टेरिकली हिंड्रेंस हो और ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो दोनों ही केस में कैसी हॉफमैन एल्कीन का प्रोडक्शन करना है। ZF भी बनेगी यहाँ पर वो कैसा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। इस केस में भी ZF वाला माइनर। अब ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर है Cl और CH3, सामने दे रखा है एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH मतलब होता है कोई भी अल्कोहल हो सकता है वैसे, पर जनरली हम इथेनॉल लेते हैं C2H5 प्लस KOH। और जब हम इसको मिक्सचर बनाते हैं तो ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये इवन एलिमिनेशन है या फिर E2 एलिमिनेशन है। कंडीशन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए Cl, ठीक है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, और सामने होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस तो जो है E2 एलिमिनेशन ही करता है। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, हॉफमैन बनेगा कि ZF। ये कैसा है, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई नहीं दे रहा, बेस भी जो है लेस है, मतलब स्मॉल साइज वाला बेस है। तो यहाँ से एसिड इस हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, ये इधर Cl माइनस बाहर, एक तो बन जाएगी ये वाली एल्कीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल ले, ये शिफ्ट हो जाए और Cl माइनस बाहर चली जाए, तो दूसरी एल्कीन जो बनेगी वो ये रही, यहाँ जाएगा CH2। अब ये मोर सब्स्टिट्यूट है, ये रहेगी ZF एल्कीन, ये रहेगी हॉफमैन एल्कीन। मेजर कौन सा रहेगा, ZF वाला मेजर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था। जब रिएक्शन हमने कराई तब देख लिया कि बेस भी हमारा जो स्मॉल साइज वाला बेस है, तो ZF एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन कैसी हुई है, E2 एलिमिनेशन से हुई है, E1 से नहीं हुई है। अभी E1 E2 SN1 SN2 इसके इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम कि हमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, हम एक बारी में सारी रिएक्शन को पहचान लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। पहले तो क्या है, विसिनल डाइहैलाइड्स पता होनी चाहिए। ये कोई कार्बन की चेन है, और जब एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पर अगर Br लग जाए और इसी कार्बन पर Br लग जाए, जब 1,2 या फिर एडजेसेंट कार्बन पर समझ लो 2 Br लगे हुए होने चाहिए, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। जब हम इनको हैलोजन को रिमूव करेंगे तो रिमूवल ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। तो हैलोजन को यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पर हो सकता है CH3, यहाँ पर भी CH3, इधर H और इधर H। अभी मैं H ये नहीं दिखा रहा हूँ। रिएक्शन किसके साथ होगी, या तो रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ Na पॉजिटिव I माइनस, या फिर जिंक मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में एसिडिक एसिड CH3COOH। जरूरी नहीं है वो CH3OH दे, वो हो सकता है सिर्फ जिंक भी दे दे, तो आपको रिएक्शन खुद प्रोसीड करनी है। दोनों ही रिएजेंट से मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा। I माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करता है इस Br पर, ध्यान से देखना, I माइनस ने अटैक किया इस Br पर, और इधर कार्बन और ब्रोमीन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। जैसे ही Br पर अटैक होगा, आयोडीन और Br बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रोडेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इधर, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दोबारा देखना मैकेनिज्म को, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं। I माइनस ने अटैक किया इस वाले Br पर, तो I और Br का बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोडेंसिटी शिफ्ट होगी इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रोडेंसिटी आती है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, उसकी मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ से भी जो है Br बाहर चला जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की, CH डबल बॉन्ड CH, या फिर H अभी भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3, यहाँ पर भी एल्कीन बन जाएगी प्रोडक्ट में। अगर सेम रिएक्शन कर दी जाए जिंक के साथ में, ध्यान से देखना, यहाँ पर है CH3 और ये है Br, कार्बन और Br, यहाँ पर है CH3। जिंक तो आ रखा है क्वेश्चन में बहुत बार, एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है जिंक के साथ रिएक्शन। अब जिंक क्या करेगा, जिंक को जब भी हैलोजन दिखाई देगा, मेटल को जब भी हैलोजन दिखाई देगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ब्रोमीन पर, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा जिंक, यानी जिंक जो है इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में।
यहाँ आ जाएगा ZnBr, इधर कार्बन, इधर इसका एंटी बॉन्डिंग, ये Br और ये CH3। अब मेटल क्या रखता है अपने ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन पर रहेगी पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल अपने ऊपर नहीं रखता, ये रहेगी कार्बन के ऊपर। अब यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इसके साथ शेयर करेगा, जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये चला जाएगा बाहर, और फिर से यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन, C≡C, यहाँ पर CH3 और साथ मिल जाएगा ZnBr2। तो हैलोजन को विसिनल डाइहैलाइड्स, अगर पर्टिकुलर बात करें विसिनल डाइहैलाइड्स की रिएक्शन हम जिंक के साथ कराएं या सोडियम आयोडाइड के साथ कराएं तो हम इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है, ऐसा नहीं एक आधी बार, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं। इसमें एक बात का ध्यान और रखना, ये जो Br दोनों Br है ये भी दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर। अगर ये दोनों Br सी हैं तब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी, पहले हमको Br को एंटी ही ले जाना पड़ेगा। दोनों ही केस में Br एंटी है तभी ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब E1 और E2 में एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। बेस कैसा चाहिए, E1 में चाहिए वीक बेस और E2 में कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि आयंस बन रहे थे, जहाँ पर भी आयंस बनेंगे वहाँ पर पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। और यहाँ पर E2 में तो अलग अलग सॉल्वेंट चल सकते हैं। जनरली हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सबस्टेट की अगर बात करते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री वाले सबसे फास्टर E1 दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है E1 के लिए। अच्छा, E2 में भी जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि जितना बल्कि रिएजेंट होगा, सबस्ट्रेट जितना बल्कि होगा उतना फास्ट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। अगर बल्कीनेस कम होगी तो वो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्शन यानी प्रोसीड कर जाएगी। इसी वजह से जो है टर्सरी वाला सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, दोनों ही जो है बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए, दोनों में ही गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। रेट की अगर बात करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसमें E1 में जो है सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर रेट डिपेंड करेगा, लेकिन E2 में एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर ही रेट डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन मतलब एल्कीन में कौन सी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। वैसे तो सेडजेफ एल्कीन E1 में मेजर बनती है और E2 में भी सेडजेफ एल्कीन मेजर बनती है, लेकिन मैंने केस बता दिए कि हॉफमैन जो है कहाँ पर बनेगी मेजर। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर बात करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टीरियो कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल की स्टीरियो हमको मेंशन नहीं करनी। जो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप में है कोई भी स्टीरियो में हो सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। बस पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन E2 की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप ये होने चाहिए एंटी पेरी प्लेनर, इनकी स्टीरियो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना E2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। सबसे पहला फैक्टर तो यही था स्टीरियो बनाने का, मतलब जो हम डिसाइड कर रहे थे स्टीरियो से ही कर रहे थे। हॉफमैन और सेडजेफ तो उसके बाद का फैक्टर था कौन सी बनेगी। पहली जो कंडीशन थी वो थी एंटी पेरी प्लेनर। इसी के साथ हमारा E2 एलिमिनेशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे E1CB रिएक्शन।